किसान भाई बहनों नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं इस समय जायद का समय है और मूंग की फसल अक्सर हमारे किसान भाई बोते हैं जहां पे सिंचाई प्रबंधन अच्छा होता है। तो ऐसे में आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा विषय है ग्रीष्मकालीन मूंग में सामयिकी प्रबंधन और विषय पर विस्तार से जानकारी देंगे हमारे विषय विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव वर्मा जी, जो कि कृषि वैज्ञानिक हैं केवी के बैतूल से। स्वागत है सर आपका बहुत बहुत। किसान भाइयों, ग्रीष्मकालीन जो मूंग है, हम जब मूंग की बात करते हैं तो अपने आप में लगता है कि जहाँ बीमारों की खाने की दाल की फसल है। एक्चुअल में मूंग जो है डाइजेस्टिव प्रोटीन वाली फसल है जी। आमतौर पे प्रोटीन की जब हम बात करें तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है जी। मगर दालों में बात करें कि डाइजेस्टिव प्रोटीन मूंग से ज़्यादा तुअर में भी होता है, मगर मूंग का जो प्रोटीन है डाइजेस्टिव प्रोटीन है। इसलिए वो खाने में लोगों को मतलब कहना चाहिए नई जनरेशन को तो इतनी स्वादिष्ट नहीं लगती है, मगर जो लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते हैं वो मूंग की जो दाल है खाना पसंद करते हैं। आप लोग कभी किसी पार्टी शादी में जाएंगे तो वहाँ स्प्राउट्स होते हैं, बिल्कुल, तो उन स्प्राउट्स में जो भी लोग हैं वो मूंग देते हैं, उसमें लेना खाना पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं ग्रीष्मकालीन मूंग, अधिकतर नॉर्मली में जो मूंग की खेती होती थी वो होती थी आपकी वर्षा काल में, खरीफ की फसल है वो। मगर अभी कुछ समय से जहाँ पानी की व्यवस्था हो गई है जिन जिलों में, खास करके होशंगाबाद, हरदा ऐसे लगे हुए जिलों में, तो वहाँ पर हमारे किसान भाई बड़े तादाद में बृहद स्तर पे मूंग की खेती, ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती करने लगे हैं जी। तो उसी पे हम लोग चूँकि आमतौर पे जो ग्रीष्मकालीन मूंग होती है इसकी जो अवधि होती है वर्षाकालीन मूंग से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जबकि अच्छा। परंतु समय रहता है किसानों के पास तो ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती वो शुरू कर दी है। काफ़ी बड़े क्षेत्र में हमारे मध्य प्रदेश में होने लगी जहाँ पानी की व्यवस्था जी जी। तो जैसे अभी कई हमारे किसान भाई हैं जो कि मूंग बो चुके होंगे, तो ऐसे में उनकी ऐसी कौन सी किस्में हैं और उनकी क्या कुछ विशेषताएं हैं? देखिए, मूंग में जो ग्रीष्मकालीन मूंग है हमारी सबसे ज़्यादा प्रचलन में सम्राट जो किस्म है, सम्राट के नाम से PDM 139 उसका नंबर है, सम्राट के नाम से है, ये सबसे ज़्यादा प्रचलन में हमारे मध्य प्रदेश में है जी। फिर उसके अतिरिक्त हम सीरीज की जो किस्में थी, हम 1, हम 12, हम 16, ये ग्रीष्मकालीन मूंग की थी। इसके अतिरिक्त एक और नई किस्म है वो MH 421 है। ये किस्में हैं, सभी की अलग अलग विशेषताएं हैं। इनमें सबसे जो रेजिस्टेंट वैरायटी है पीत वर्णक रोग, जो मूंग की फसल हमारी पीत वर्णक रोग आता है, और पीत वर्णक रोग से बचाने वाली जो या रेजिस्टेंट या टॉलरेंट किस्म हम कहें वो है MH 421 अभी तक के में जी जी। बाकी जो किस्म है उनमें ग्रीष्मकाल में कईयों में पीत वर्णक रोग आता है, क्योंकि ग्रीष्मकाल में ड्राई स्पेल होते हैं और वाइट फ्लाई जो इसकी सर्कुलेट जो ग्रीष्मकालीन मूंग में पीत वर्णक रोग को फैलाती है वो काफ़ी तादाद में तेज़ी से वृद्धि करती है जी। तो ये किस्में हैं हमारी, जो इनमें सबसे उपयुक्त किस्में MH 421 है। हम सीरीज की किस्में भी अच्छी हैं जी जी। तो यहाँ पे हमने किस्मों की बात करी है, कई सारे किसान भाई हमारे मूंग जो है वो अभी बो चुके हैं। यहाँ पे सवाल उठता है सिंचाई का, क्योंकि अब बो चुके हैं तो अब जो पौधा है उसके लिए हमें सिंचाई किस प्रकार करनी है? देखिए, ग्रीष्मकाल में जो मूंग की खेती आमतौर पे किसान जो कर रहे हैं ड्राई सोइंग सिस्टम से कर रहे हैं, सूखी बुवाई पद्धति से। तो आमतौर पे क्योंकि उतना समय नहीं होता है किसान के पास कि वो इधर गेहूं की कटाई करते हैं, फिर यदि वो पलेवा करेंगे और फिर बुवाई करेंगे तो लगभग 10 दिन इस पूरी प्रक्रिया में लग जाते हैं, 8 से 10 दिन। यदि वो ड्राई सोइंग करते हैं तो उनको जो है समय की बचत होती है। तो उस परिस्थिति में जब वो ड्राई सोइंग करते हैं तो पानी की मात्रा उनको सिर्फ 2 से 3 पानी लगेंगे मिट्टी के अनुसार। जैसे मान लो हल्की मिट्टी है तो 3 पानी लगेंगे, गहरी काली मिट्टी है, ब्लैक कॉटन सॉइल है, जहाँ पानी रोकने वाली मिट्टी है तो 2 पानी उनको लगेंगे। तो यहाँ उनको पहली सिंचाई जब वो ड्राई सोइंग करते हैं तो वो उगाने के लिए सिंचाई होती है, वो तो पहली सिंचाई को हम सिंचाई नहीं मानते जी जी। जर्मिनेशन के लिए, अंकुरण के लिए है। दूसरी सिंचाई उनको जो है लगभग 15 से 18 दिन पे दे देना चाहिए। 15 दिन के उपरांत तापमान जैसे ही यदि तेज हो गया है तो 15 दिन पे उनको सिंचाई, पहली सिंचाई दे देना चाहिए, जिसको हम पहली सिंचाई कहेंगे, अंकुरण के बाद की पहली सिंचाई।
दूसरी सिंचाई उनको पुष्पन जैसे ही ख़त्म होता है, फुल ब्लूम पुष्पन फूल आ चुका फूल होता आ है चुका होता है जी। और वो पॉड में सेटल होने लगता है, पलपट आ जाता है। जैसे ही पलपट अवस्था आती है जी। उस समय हमें दूसरी सिंचाई देनी चाहिए। चूँकि ये अवधि हमारी फसल की जो ग्रीष्मकालीन की है लगभग 60 से 65 दिन की है, और ग्रीष्मकालीन मूंग में अवधि बढ़ती है क्योंकि उसको वेजिटेटिव ग्रोथ का समय अधिक मिलता है। जी। ग्रीष्मकालीन मूंग में अवधि फसल की थोड़ा सा 1 सप्ताह अधिक ही होती है अधिकतर किस्मों की। तो इस तरह से हमें 2 सिंचाई में भी, यदि गहरी काली मिट्टी हमारे पास है तो 2 सिंचाई हमारे किसान भाई करके ग्रीष्मकालीन मूंग का अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन सर अभी ये देखा जा रहा है कि अभी का जो तापमान है जी हाँ। वो बाकी वर्षों के अनुसार थोड़ा सा ज़्यादा है, तो क्या सिंचाई में हमें थोड़ा सा और अंतर लाना है? देखिए, इस बार तापमान अप्रैल में ही वृद्धि काफ़ी हो गई हो है गया है जी। और मावठ वगैरह की कोई संभावना आखिरी में रही नहीं, और अभी भी ड्राई स्पेल होने की संभावना है जी। तो तापमान को देखते हुए और अपनी खेत में बतर को देखते हुए किसान भाई, और खेतों में जब वो चलते हैं तो हल्की सी मॉइस्चर है या नहीं है वो जब समझ में आ जाता है जी। तो उस स्थिति में ही सिंचाई उनको करना है। और उस स्थिति में यदि उनको लगता है तो एक सिंचाई अधिक हो सकती है, परंतु वहाँ बात वही आ जाती है कि यदि उनकी बुवाई की स्टेज कब की है। आमतौर पे फर्स्ट वीक अप्रैल की बोनी हमारे प्रदेश में होती है मूंग में, बिल्कुल। क्योंकि अप्रैल में मार्च एंड तक हमारा गेहूं की फसल किसान भाई काटते हैं, उसके उपरांत मूंग की खेती करते हैं जी। तो अप्रैल के एंड में यदि उन्होंने मार्च के एंड में करा है और फर्स्ट वीक अप्रैल की बोनी है तो हमारा मई आने पे है, 1 महीना की फसल हमारे कई किसान भाइयों की हो गई है। तो उस स्टेज में उनकी पुष्पन अवस्था आरंभ हो गई। जैसे पुष्पन खत्म होगा, पलपट आरंभ होगा, उस बीच में एक सिंचाई उनको देना चाहिए। जी जी। अभी सर आपने एक बात का जिक्र किया था कि गेहूं की कटाई करते हैं, जी। तो कई बार ऐसा होता है कि नरवाई पूरी तरीके से जो होती है वो नहीं जल पाती है या नहीं खत्म हो पाती है और मूंग की फसल लग चुकी होती है। उस स्थिति में कैसे हमारे किसान भाइयों को क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि ग्रीष्मकाल में जो हमारे किसान भाई बोनी करते हैं, तिल भी बोते हैं, मूंग भी बोते हैं और भी कुछ फसलें, मक्का भी लेते हैं कुछ किसान भाई हमारे, ग्रीष्मकालीन मक्का, स्वीट कॉर्न वगैरह भी उगाते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं किसान भाइयों की जो नरवाई है, जैसे हमारे खेत में हमने 1 हेक्टेयर या 1 एकड़ में हमने 20 कुंटल कहा था, 1 हेक्टेयर में हमें 50 कुंटल गेहूं की हमारी पैदावार हुई जी। तो 1 हेक्टेयर में लगभग 50 से 55 क्विंटल क्रॉप रेसिड्यू गेहूं के जो अवशेष है, नरवाई जिसको हम बोलते हैं, फसल अवशेष, उतनी ही मात्रा में लगभग जितनी हम ग्रेन अनाज होता है उतनी ही मात्रा के हमारे फसल अवशेष खेत में होते हैं बिल्कुल। उस क्षेत्र में। तो अब ये फसल अवशेष को जब हमें डिकम्पोज करना है, खाद में बदलना है, तो इसके लिए जवाहर बायोडाइजेस्टर करके हमारा एक जैविक उत्पाद है, हमारे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय का उत्पाद है और हमारे सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में ये उपलब्ध भी है। जी जी। तो हमारे किसान भाई जवाहर बायोडाइजेस्टर को लें और उसको 200 लीटर पानी में 200 ml जवाहर बायोडाइजेस्टर ले लें और 2 किलो बेसन और 2 किलो गुड़ उसमें घोल करके इसको छाया वाली जगह में 1 सप्ताह के लिए रख दें जी। तो इसमें फर्मेंटेशन हो जाएगा और जो हमारा बैक्टीरिया उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जब ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो सुबह या शाम के समय में हमें छिड़काव इसका करना है। जब टेम्परेचर कम हो, तापमान कम हो, उस समय सुबह या शाम के समय हमें छिड़काव करना है। मगर वहाँ पर उस समय हमारी नरवाई में पर्याप्त नमी होना चाहिए, मतलब जो आपने रेसिड्यू पड़ा है उसमें पर्याप्त नमी होना चाहिए। एक और चीज़ यहाँ किसान भाइयों को बता दूँ कि कई बार ऐसा होता, हमारे किसान भाई पूछने आते कि हमने बोनी नहीं करी मगर साहब नरवाई हमने नहीं जलाई है और उसको हम मिट्टी में सड़ाना चाहते हैं जी। अधिकतर किसानों का ऐसा प्रश्न भी होता है। बिल्कुल होता है। तब भी वो अपनी नरवाई को सड़ा सकते हैं, परंतु उसके लिए चाहिए कि उनको एक कल्टीवेशन, एक टिलेज ऑपरेशन रोटावेटर से या कल्टीवेटर से कर लेना चाहिए, ताकि वो नरवाई जो है, जो रेसिड्यू है, फसल अवशेष हैं, वो मिट्टी में मिल जाएं। मिल जाने से डिकम्पोज जल्दी होते हैं, अपघटन तेज़ी से होता है। जब मिट्टी उनमें चिपक जाती है तो वो तेज़ी से अपघटित होते हैं। तो ये अपघटक कारक हमारा जो है जवाहर बायोडाइजेस्टर, मैंने जैसा बताया है, 200 लीटर पानी में हमारे को 200 ml जवाहर बायोडाइजेस्टर और 2 किलो गुड़ और 2 किलो बेसन को घोल करके इनको इसको रख देना चाहिए 1 वीक के लिए। ये जो डोज है वो 1 एकड़ के लिए
छिड़काव के लिए है। मतलब आसानी से हम इस दवाई को बना भी सकते हैं और ये छिड़काव भी कर बैक्टीरिया सकते है हैं। एक तरह का, और इसको जी। डिकम्पोज करेगा, बिल्कुल। आपके जो अपघटन करेगा, आपके जो फसल अवशेष हैं गेहूं के अलावा जो भी फसल अवशेष आपकी फसलों में खेतों में पड़े हुए हैं उनको डिकम्पोज करने का काम करता है। बिल्कुल। यहाँ पे हम मूंग की जो सामयिकी प्रबंधन है इसके बारे में बात कर रहे हैं। ब्रेक के बाद हम जानेंगे निराई और गुड़ाई के बारे में और साथ ही कुछ और विषय पर भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और आज हम बात कर रहे हैं ग्रीष्मकालीन मूंग में सामयिकी प्रबंधन विषय पर। ब्रेक से पहले हमने जाना है कि किस प्रकार की जो किस्में हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, और अगर आपको जो आपकी नरवाई के समय जो गेहूं का जो विशेष है जो बच गया है, अगर आप उसको मैनेज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे समय हो चुका है ये जानने का कि जो मूंग है उसमें निराई और गुड़ाई कब और कैसे करें। जी देखिए, मैं पिछला जो प्रश्न था उसकी एक चीज़ और यहाँ किसान भाइयों को बताना चाहूँगा। आमतौर पे हमारे किसान भाई बोलते हैं कि ये जवाहर बायो डाइजेस्टर खड़ी फसल पे छिड़काव कर सकते हैं नहीं, तो इसको आप खड़ी फसल पे छिड़काव कर सकते हैं। जो भी सिर्फ वो उन रेजिड्यू को डिकम्पोज करता है, उन अवशेषों को डिकम्पोज या अपघटन करता है जो कि सूख चुके हैं, खराब हो चुके हैं, टूट चुके हैं, ज़मीन पे पड़े हुए हैं। वरना जो हरे हैं, पत्तियां हैं, उनको डिकम्पोज नहीं करेगा। कई बार अब भ्रांति हो जाती किसानों में कि ऐसा है हम फसल पे छिड़काव करेंगे कहीं हमारी फसल को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। हाँ, क्योंकि मूंग की फसल अभी लग चुकी है तो खराब तो नहीं होगी। दूसरा एक और चीज़ यहाँ पर कि जो हम मान लो हमने 50 कुंटल रेजिड्यू हमारा प्रति हेक्टर डिकम्पोज हुआ जी, तो वो 60 से 70% खाद में परिवर्तित होता है, जैविक खाद में परिवर्तित होता है। इससे हमारी मिट्टी की जलधारण क्षमता बढ़ती है जी, और उसमें आने वाले समय में जो हमारी फसल लगाती है अंकुरण क्षमता बढ़ती है। तो आपका जो वर्तमान प्रश्न है कि हमारे किसान निराई और निराई गुड़ाई का, तो इस समय आमतौर पे हमारे किसान भाई क्या करते हैं, पुरानी सीड्रिल से ही बुआई कर देते हैं। जैसे उन्होंने गेहूं की बोनी करी 9 इंची पे, तो 9 इंची पे ही हमारी मूंग की बोनी कर देते हैं जी। तो ये पद्धति ठीक नहीं है। हमें जो चूँकि इंटरकल्चर ऑपरेशन दलहनी फसल है मूंग, इसमें निराई गुड़ाई अति आवश्यक है, कुल्पा या डोरा चलाना आवश्यक है। यदि आपने 9 इंची पे बोनी कर चुके हैं तब भी आपको एक कुल्पा जो हाथ वाली साइकिल है उससे निदाई, हैंड व्हील हो जिसको हम बोलते हैं, उससे निदाई उनको करना चाहिए। इसके अलावा यदि आपने 14 इंची पे बोनी करी हुई है, 30 सेंटीमीटर पे करी हुई है, तो आपको डोरा चलाना चाहिए। बैलों से या कल्टीवेटर, आपके जो स्प्रिंग टाइन कल्टीवेटर्स हैं उससे निदाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके ट्रैक्टर्स हैं, इन्हीं ट्रैक्टर्स में आपके छोटे व्हील लगा करके, मतलब जो पीछे वाले जो व्हील हैं, आगे वाले व्हील तो छोटे होते हैं, सकरे होते हैं, पीछे वाले व्हील भी छोटे आते हैं और बहुत ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं। यदि कोऑपरेटिव तरीके से हमारे 4-6 किसान मिलकर खरीद ले गांव में एक जोड़ी, तो वो पूरे खेतों की ट्रैक्टर से भी, स्प्रिंग टाइन कल्टीवेटर से खेतों की निदाई का काम कर सकते हैं। ये एक प्रक्रिया दलहनी फसलों में है, क्योंकि इंटरकल्चर ऑपरेशन से ही इसमें जो आपका राइजोबियम बैक्टीरिया वो एक्टिवेट होता है। जी। जो हमारी जितनी भी दलहनी फसल होती है उनमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है
और उसको एक्टिवेट करने के लिए, उसको सक्रिय करने के लिए यदि हम इंटरकल्चर ऑपरेशन निंदाई गुड़ाई कार्य करते हैं तो वो बहुत ही इफेक्टिव है उत्पादन की दृष्टि से। जी बिल्कुल। उत्पादन वृद्धि होती है, जो हमारी फसल की जो जड़ें हैं उनमें विकास अच्छा होता है और नोडुलेशन होता है, गठानें अच्छी बनती हैं। और पिंक जैसे ही हमारी गठान आप उखाड़ के पिंक हो जाएं तो समझिए कि राइजोबियम बैक्टीरिया आपका काम कर रहा है उसमें अच्छे से। तो ये एक ये पहचान है हमारे किसान भाइयों को। इंटरकल्चर मतलब बहुत ज़रूरी है दलहनी फसलों में, इसमें बैक्टीरिया को एक्टिव करने के लिए। जी जी। अगर मूंग की फसल की बात करें तो एक नई तकनीक है जिसे कहते हैं IPM। जी हाँ। तो इसका कैसे प्रयोग कर सकते हैं? देखिए, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो हमारा समन्वित कीट प्रबंधन की जो विधि है, जी। ग्रीष्मकालीन जो मूंग है आमतौर पे इसमें बहुत ज़्यादा कीटों का प्रकोप नहीं होता है, फिर भी 2 कीटों का प्रकोप आमतौर पे, एक तो लेपिडोप्टेरा की इल्लियों का प्रकोप इसमें हो जाता है ग्रीष्मकाल में, और ख़ास करके वाइट फ्लाई जो सकिंग पेस्ट है, रस चूसक कीट है, वाइट फ्लाई है, और ओनियन थ्रिप्स हमारा जो प्याज का तेला है वो भी इसको रस चूसते हैं, पत्तियों की निचली सतहों से रस चूसते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं, फसल को नुकसान शुरुआती अवस्था में ही। जो रस चूसक कीट हैं वो शुरुआती अवस्था में नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमें इस यहाँ पर IPM टेक्नोलॉजी मतलब इंटीग्रेटेड मेथडों को उपयोग करना चाहिए। हमें निम्मीसिडिन नीम ऑयल का छिड़काव शुरू से 10-10 दिन के अंतराल पे यदि करें तो पत्तियों में कड़वापन पैदा कर देंगे, तो जो रस चूसक कीटों का जो प्रकोप है वो कम होगा। इसके अतिरिक्त आप जो बर्ड पर्चर है हमारे खेतों में, बर्ड पर्चर टी आकार की खूंटियाँ लगाना चाहिए हमें खेत में, जिससे पक्षी बैठते हैं और उनको बैठने का प्रश्रय भी हो जाता है। ग्रीष्मकाल में वैसे ही पक्षियों को समस्या आती, सुबह शाम में उनकी बैठने की व्यवस्था हो जाएगी। तो वो जो आपकी फसल में यदि इल्लियाँ आ रही हैं तो उन इल्लियों को आने के पहले इनकी नर और मादा तितलियाँ आती हैं। नर मादा जो हमारी मादा तितली है वो अंडे देती है। इसमें टोबैको कैटरपिलर भी देखी, तंबाकू की इल्ली भी देखी गई है मूंग की फसल में, और सेमी लूपर भी देखी गई है। तो इनकी जो मादाएं हैं वो काफ़ी भारी तादाद में अंडे देती हैं, 1000 तक अंडे, 2000 तक अंडे दे देती हैं। तो हमें यदि इनकी तितलियों को कंट्रोल करना है तो टी आकार की खूंटियाँ लगाएं, पक्षी उन पर बैठते हैं और तितलियों को खाएंगे तो वो अंडे नहीं दे पाएंगी। तो आपकी जो फसल में इल्लियों का प्रकोप कम होगा। तो एक ये है। इसके अलावा फेरोमोन ट्रैप है, अलग अलग किस्म के फेरोमोन ट्रैप आते हैं अलग अलग इल्लियों के लिए। फेरोमोन ट्रैप भी हमारे किसान भाई लगा सकते हैं, और उससे ये पता चल जाएगा कि कौन से कीट हमारी फसल पे आ रहे हैं। जी जी। और इसके अलावा जो हमारे किसान भाई हैं जो जैविक छिड़काव करते हैं, तो जैविक छिड़काव में हमारे पास बेवेरिया वैसियाना, जवाहर बेवेरिया वैसियाना उपलब्ध है, हमारे सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में है। यदि इल्ली का प्रकोप कहीं पे भी उनको दिख रहा है तो एक तरह की ये फफूंदी है जवाहर बेवेरिया वैसियाना, और जैविक दवाई है, जैविक छिड़काव है। आप अपनी मूंग की फसल में करें इसका छिड़काव, तो उससे आपको जो भी इल्लियाँ आ रही हैं उनसे नियंत्रण मिलेगा। तो ये सभी विधियां मैंने बताई हैं, समन्वित विधियां हैं, मतलब हम किसी एक विधि को लेकर के नहीं चलें, समन्वित विधियों से हम नियंत्रण करें। सकिंग पेस्ट के लिए शुरू में नीम की ऑयल का छिड़काव करें, इसके बाद हम फेरोमोन ट्रैप लगाएं, टी आकार की खूंटियाँ लगाएं, और जो आपके अन्य जो कीट हैं उनके लिए बचाव के जो उपाय मैंने बताए हैं इनको समन्वित तरीके से करेंगे तो ये एक IPM टेक्नोलॉजी कहलाती है। जी। तो इस तरह से किसान भाइयों को एक तो खर्च कम आता है और नुकसान भी कम होता है। जी। क्योंकि सर यहाँ पे समय का अभाव है, तो चलते चलते थोड़ा सा आप ये बताइए कि क्या सामयिक सलाह हमारे किसान भाइयों को अपनाना चाहिए? देखिए, इस समय हमारे किसान भाइयों को मूंग की फसल लगी हुई है, ग्रीष्मकालीन किसी किसान भाई ने मक्का लगा रखी है। जी। तो ग्रीष्मकालीन मक्का में भी कीटों का प्रकोप होता है। जी जी। फौजी कीट का प्रकोप उसमें होता है, उससे बचाव करें। साथ ही बगीचे जो हमारे किसान भाइयों के हैं इस समय बगीचों में इंटरकल्चर ऑपरेशन कर लें, पुराने जो बगीचों उनका रिजुमिनेशन कर लें। जी। रिजुमिनेशन मतलब पुनर्जीवीकरण कर लें, उनकी कटाई छटाई के कार्य कर लें। यदि आम अमरूद का बगीचा, नींबू संतरे के बगीचे हैं तो उनकी कटाई छटाई के कार्य कर लें इस समय, और बोर्डो पेस्टिंग के कार्य कर लें। ये जो सामयिक कार्य हैं हमें कृषि में, ये इस समय किसान भाइयों को करने चाहिए ताकि उसमें अच्छी आमदनी प्राप्त हो सके। बिल्कुल। तो यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे किसान भाइयों को सर ने दी। सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और किसान भाइयों, यहाँ पे समय हो चला है कृषि जगत से जुड़ी हुई खबरों को जानने का। तो आइए एक नज़र डालते हैं खबरें खेती की पर। नमस्कार किसान भाई बहनों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। किसानों को 1948 करोड़ रुपए का ऑनलाइन भुगतान। प्रभावी है मध्य प्रदेश का फसल बीमा मॉडल। हरदा में इजराइल के सहयोग से खुलेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। पशुओं में अच्छे प्रजनन के लिए सलाह। रिवर्सिबल प्लाऊ। और अब खबरें विस्तार से। प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण ने बताया कि प्रदेश में गुरुवार तक 32,24,204 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया। अब तक 3,87,808 किसानों को 1,948 करोड़ 10 लाख रुपए उनके खातों में ऑनलाइन अंतरित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि भुगतान में पारदर्शिता के लिए PFMS पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के माध्यम से राशि किसानों के खातों में जमा की जा रही है। प्रमुख सचिव ने बताया कि 28 अप्रैल को एक दिन में 78,108 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया। इसमें 10,530 किसानों को 307 करोड़ 3 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा नरोन्हा प्रशासन अकादमी में आयोजित 2 दिवसीय कोलोक्वियम विमर्श में शोध विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न विषयों पर उनके द्वारा किए जा रहे शोध की प्रस्तुति दी गई। संस्थान द्वारा आयोजित कृषि एवं ग्रामीण विकास सत्र में शोध विद्यार्थियों द्वारा दी गई शोध प्रस्तुति में बताया गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो कि पुरानी समस्त फसल बीमा संबंधी योजनाओं के समेकित एवं पुनरीक्षित कर वर्ष 2016 में पुनः लागू की गई थी, इस योजना का बीज मॉडल जिसे मध्य प्रदेश सरकार ने लागू किया है, यह अत्यंत प्रभावी है। इस मॉडल में जहां एक और किसान को फसल बीमा के लिए कम प्रीमियम देना होता है, वहीं उनकी फसलों की क्षति का बेहतर कवरेज एवं मुआवजा उनको मिलता है। आवश्यकता इस बात की है कि फसल बीमा के प्रति किसानों को जागरूक किया जाए, जिससे वे अपनी फसलों का बीमा करवाएं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में लगभग 30% किसान ही इस बीमा योजना का लाभ ले रहे हैं। इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार द्वारा भी अच्छा कार्य किया जा रहा है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा कि किसानों की आय को बढ़ाने और उत्पादन में वृद्धि के लिए जल्द ही हरदा में इजराइल के सहयोग से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा। इस क्षेत्र में किसान इजराइल की उन्नत कृषि तकनीक से रूबरू होंगे। उन्हें खेती की नवीन और उन्नत तकनीकों को समझने और अपनाने का अवसर भी सुलभ होगा। मंत्री श्री पटेल विगत दिनों में हरदा में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इजरायली दूतावास के एग्रीकल्चर अटैचे श्री येइर एशल ने भी उन्नत कृषि पर प्रकाश डाला। कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा कि हरदा के सिराली के एक किसान ने एक ही वर्ष में 8 करोड़ रुपए की मिर्च बेची है। साथ ही दुबई में निर्यात भी की जा रही है। इजराइल के सहयोग से हरदा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के खुल जाने से किसानों की समृद्धि में नए द्वार खुल जाएंगे। किसानों को और अधिक नवीनतम उत्तम तकनीकी जानकारी और सहायता उपलब्ध होगी, जिसका लाभ सभी को मिलेगा। हम हरदा को कृषि के क्षेत्र में नंबर 1 बनाने की ओर एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। अच्छे पशु व अच्छा दूध उत्पादन तभी हो सकता है जब आप अच्छे पशु से सही ढंग से व सही नस्ल से पशु को गर्भित कराएं। इसके लिए कुछ बातों को ध्यान रखें। 1. पशु के खान पान का सही ध्यान रखें। 2. पशु के तरुणावस्था की उम्र के बजाय उनके तरुणावस्था के भार पर ध्यान दें। 3. पशु को ब्याने के 40 से 60 दिन के अंदर गाभिन करवाएं। 4. समय समय पर पशु के गर्भधारण की जांच कराएं। 5. मध्यकाल की पहचान कर मध्यकाल शुरू होने के 12 घंटे बाद पशु को गर्भित कराना। 6. गाय से प्रतिवर्ष व भैंस से 13-14 महीने में एक बच्चा लेवें। 7. प्रत्येक पशु का प्रजनन संबंधित रिकॉर्ड रखें। और 8. कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षित व्यक्ति से ही कराएं। गर्मी के सीजन में मोल्ड बोर्ड रिवर्सिबल प्याऊ यंत्र से 12 से 15 इंच गहरी जुताई की जाती है, जिससे खेत में खरपतवार एवं हानिकारक कीट इत्यादि नष्ट हो जाते हैं। खेत में नाली नहीं बनने से खेत समतल रहता है तथा गहरी जुताई से जमीन में जलधारण शक्ति बढ़ जाती है, साथ ही खेत की उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाती है। तो किसान भाई बहनों, खबरें खेती में आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार। किसान भाइयों, आज के अंक में आपने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना है। एक तरफ यहाँ पे आपने जाना है कि मूंग की फसल जो इस समय लगी हुई है उसमें किस तरह से आप अपनी
फसल का विशेष रूप से ध्यान रख सकते हैं, किस प्रकार आपको उसमें सिंचाई करना है, जैविक खाद का उपयोग कब करना है और किस प्रकार से करना है, इन सभी विषयों पर विस्तार से हमने जानकारी ली है। साथ ही हमने जाना है कृषि जगत से जुड़ी हुई खबरों के बारे में, खबरें खेती की में। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। साथ ही आप हमारे कार्यक्रम का पुनः प्रसारण देख सकते हैं रात 11 बजे और सुबह 7:30 बजे। इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।